आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। रायबरेली में एक बार फिर जहरीली गैस ने कहर बरपाया है, जहां शराब पीने से अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौके पर 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 श्रमिकों ने आज दम तोड़ दिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मृतक के परिजनों से बात की। चलिए आपको सुनाते हैं मृतक के परिजनों का दर्द। काफ़ी मरीज आए हैं, कोई जहरीली शराब पी के, लगभग 30 मरीज हैं, जिसमें से कुछ वहीं पे एक्सपायर हुए हैं महाराजगंज में। 2 पेशेंट यहाँ आके एक्सपायर हुए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और दो अभी सुबह आए हैं, ब्रॉड डेड आए हैं। उसमें जो उनके शराब जो लिए थे उसकी सैंपल ले ली गई है। जिन्होंने शराब के 2 बोतल लिए थे तो 1 बोतल का सैंपल ले लिया, जहां आधा पिए थे उसका ले लिया है। उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया उनकी किट की जांच होती है, वो जांच कर ली है। तो वहाँ पे अभी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जो रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, प्रथम दृष्टया उनका लापरवाही दिख रहा है। साथ ही साथ वो जो अनुज्ञापी है उसकी तो पूरी गांव वाले भी बता रहे हैं कि वो पहले से भी इस तरह से जाना जाता है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उसके घर पे भी पूरी देखा गया है कि क्या वहाँ पे कोई करते हैं कोई काम उसमें, तो वो सभी उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जा रही है। और विरत जांच के बाद और पहलुओं पे जिस तरह के निकल के आएगी उस पर भी दोषी जो भी पाया जाएगा। चुनाव आयोग से लेकर अपर पुलिस महानिदेशक भी अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जो है वो अभियान चलाने की बात कर चुके हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसमें फेल होता नजर आ रहा है, जिसकी कीमत इन लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। कल जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र के गाँव में ही एक भट्ठे में मजदूर का जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में 70 से 75 लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें कि शराब पी गई। उस शराब पीने के बाद लोगों की हालत बिगड़ना शुरू हो गई, जिससे 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है जहरीली शराब पीने के कारण जो है। उसके बाद जो है 2 लोगों ने आज सुबह जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ब्रॉड डेड आए हैं। कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था रायबरेली जनपद की पूरी तरह से फेल है, चूंकि अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कतई लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन विफल हो रहा है। और अवैध कच्ची शराब का धंधा करने वाले ये लोग जो है वो जिंदगी और मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी लोग भर्ती हैं जिन्होंने कल रात में शराब पी थी। इनकी हालत देख सकते हैं। ये सभी लोग भट्ठे पर काम करने वाले एक मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जहरीली शराब ने इनको भी अपना निवाला बनाया और ये लोग इस समय जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ एक ये है, कुछ ठीक लग रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है और कहाँ से इन्होंने शराब खरीदी है। क्या नाम है आपका? शिवबरन जी, आप ये बताइए कि ये जहरीली शराब कहाँ से खरीदी है आप लोगों ने? पहाड़पुर ठेके से। पहाड़पुर ठेके पे। पहाड़पुर ठेके से खरीदी है आपने। तो पीने के बाद कितने साथी थे आप लोग, या क्या हुआ है पूरी घटना बताइए। हम लोग शाम काम पर से आ रहे थे तो वहाँ पे लिया पिया, पीने के बाद हम लोगों को पेट में दर्द हो रहा था। उसके बाद रात में मौके पे पुलिस पहुंची, हम लोगों को लाके भर्ती कर दिया। कितने लोग थे उस पार्टी में जो जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी, जहाँ से सब लोगों ने शराब खरीदी? कम से कम 100-150 आदमी थे। 100 से 150 आदमी थे, एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू भी है, आदर्श आचार संहिता का पालन भी है, लेकिन कहीं न कहीं जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बताते चले, अपर पुलिस महानिदेशक सिर्फ रायबरेली इस वजह से आए थे कि अवैध कच्ची शराब के खिलाफ किसी को बख्शा न जाए, लेकिन रायबरेली की नकारा पुलिस की मिली भगत से कच्ची शराब का धंधा जोरों पर है और लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। देखना है ऐसे अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कोई अभियान जिला प्रशासन या पुलिस के उच्च अधिकारी चलाते हैं, या लोगों को अपनी जान यूं ही गंवानी पड़ेगी। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा नेत्री सुधा द्विवेदी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान घर घर जाकर लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगते हुए कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में
सभी वर्गों के लिए जाति धर्म देख बिना काम किया है, जिसके कारण जिले की जनता सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराएगी। सुधा द्विवेदी ने डलमऊ ब्लॉक में जनता एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा गद्दी पर बैठाती है तो प्रदेश से बचे हुए गुंडे माफियाओं का भी सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी केवल जाति धर्म पर बैठकर वोट पाने का सपना देख रहे हैं। जनपद मैनपुरी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी, बसपा और निर्दलीय दलों सहित सभी लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। वहीं प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था से प्रत्याशी के साथ केवल 2 लोगों को ही नामांकन पर्चा भरते वक्त अंदर जाने दिया गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सर सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं इस समय। मैं ये चाहता हूं कि जितने युवा हैं उनको सबको नौकरियां दी जाए और किसान के जो मुद्दे हैं वो किसान के मुद्दे उनको हल किया जाए। और उसके बाद में सर जो झूठ बोल के इधर उधर से गंदगी पैदा कर रखी है, जाकर के जब ग्राउंड में देखिए, जाकर के गरीब पब्लिक के बीच में आज इतने आवासों की हालत ख़राब हो रखी है। मैं आपको फ़ोटो दे दूं सर, कम से कम 50 फ़ोटो मेरे पास है जिन आवासों की हालत आप देख करके ऐसे ही रह जाओगे। बेचारे ऐसे दुखी होकर के रह रहे व्यक्ति, और यहाँ ये कहते हैं हमने 22 लाख लोगों को दे दिया। कहाँ दे दिया, कब दे दिया, किसको दे दिया सर? करहल विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदे हैं। और किस किस्म और विधानसभा में लोग प्रत्याशी खुद ही लेके जाएंगे। आपको जिम्मेदारी दी? इस कार्यकाल में जो हुआ है, जिसका भी कार्यकाल हो, मुझे नहीं मालूम किसका कार्यकाल है, जो इस कार्यकाल में कार्य हुआ है वो बहुत ही विडंबनाशील है, जिसमें गलियां हैं, खड़ंजे हैं, घुटनों से पानी भरा हुआ है। हमारी बहन बेटियां, माताएं सब परेशान हैं। हम किसी भी दरवाजे पे जाते हैं तो हर महिला का एक ही आवाज़ होती है कि हमारी एक गली बनवाइए पहले, उसके बाद वोट दूंगा। तो मैंने कहा अब तक क्यों नहीं बनी? बोला हमारे पास जीतने वाला दोबारा आता नहीं है, जो भी यहाँ से विधायक बन के जाता है दोबारा आता नहीं। तो मैंने उनको वादा किया है कि आप मुझे इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल सरकार है, और हमारा काम दिल्ली में देखिए जाके कितना अच्छा चल रहा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कोतवाली फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में तीसरे चरण के नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस दौरान पहले दिन कुल 35 पर्चे खरीदे गए, जबकि सदर विधानसभा क्षेत्र से 12 पर्चे खरीदे गए। वहीं अमृतपुर विधानसभा में कुल 8 पर्चे खरीदे गए और कायमगंज विधानसभा में भी 10 पर्चे खरीदे गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जनपद फर्रुखाबाद में आज से प्रारंभ हो गई है। प्रशासन व चुनाव आयोग के द्वारा 11 बजे से 3 बजे तक का समय नियत किया गया है। चारों विधानसभाओं के लिए नामांकन के लिए जो पर्चे खरीदे जाएंगे उसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न कक्षों में नामांकन कक्ष बनाए गए हैं। 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्याशियों द्वारा पर्चे खरीदे जा सकेंगे व नामांकन भी दाखिल किया जा सकेगा। 1 फरवरी को पर्चे दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 2 फरवरी को पर्चों की जाँच होगी, 4 फरवरी तक पर्चे अंतिम रूप से वापस लिए जा सकेंगे। प्रशासन के द्वारा इस तैयारियों को लेकर भारी भरकम पुलिस बल भी तैनात किया गया, साथ ही साथ दंगा निरोधी दस्ता भी तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री के जवान भी सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद नजर आए हैं। प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और विभिन्न बैरिकेडिंग के माध्यम से आवाजाही व बड़े वाहनों के प्रतिबंध पर भी आने जाने पर रोक लगाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बिजनौर में नामांकन के दिन सपा रालोद गठबंधन और बसपा के कई दिग्गजों ने बड़ी सादगी के साथ अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं इस दौरान सदर विधानसभा सीट से बसपा की उम्मीदवार रुचि वीरा, नगीना सीट से सपा से मनोज पारस और बसपा से ब्रजपाल से नामांकन किया, तो वहीं नहटौर सीट से गठबंधन उम्मीदवार मुंशी रामपाल और नूरपुर सीट से गठबंधन प्रत्याशी राम अवतार सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए, मेरा तो हमेशा ही विकास का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है। तो यही मुद्दे हैं कि भाई क्षेत्र के लोगों को सहूलियतें मिले, अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही मुद्दे हैं। मैडम, चुनाव में क्या आप मुख्य मुकाबला किससे मान रही हैं अपना? भाई बीजेपी का और हमारा ही चुनाव होना है बस, और तो क्या आमने सामने का ही चुनाव है।
2 बार लगातार जनता ने कार्यकर्ता पर विश्वास किया है और पहले भी वही मुद्दा था, आज भी वही मुद्दा। हमने पहले भी विकास किया अपने क्षेत्र में, आगे भी विकास करेंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को पूरा करके जनता में और अपना विश्वास पक्का करेंगे। अपना मुकाबला आप किस समान के चल रहे हैं? देखिए, अब मैं तो नहीं मानता किसी से मेरा मुकाबला है, लोग समझते हैं जिससे होगा। मैं तो सर समाज का काम करता हूँ, जैसे कि जनता डिग्री कॉलेज के माध्यम से 2010 से मैंने डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया। सर समाज के लोगों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया। आज भी आने वाले टाइम के लिए मैं एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सर समाज के लोगों के लिए, गरीबों के लिए दवाई फ्री रखूँगा, एम्बुलेंस लगाऊँगा, जिसमें टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, वो फ्री सेवा करूँगा। मैंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराया है और देश के प्रदेश के हालात से आप खूब वाकिफ़ हैं कि दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का जो शोषण हो रहा है, जो इनके अधिकारों की जो हनन हुआ है, और बेरोजगारी और महंगाई के जो हालात हैं, वो सब जनता त्रस्त है और सब जनता आज समाजवादी पार्टी और उस गठबंधन को वोट देने। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव को प्रत्याशी बनाए जाने पर लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं इस दौरान समाज सेवी और युवा नेता डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब की बार अरविंद यादव को अच्छे मतों से विजयी बनाना है। इसके लिए सपा लगातार जनसंपर्क कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया जी ने हमारी 196 विधानसभा में अरविंद सिंह यादव जी को चौथी बार टिकट दिया और अपनी पूरी भूमिका उन पर छिबरामऊ की सौंपी है और बहुत बड़ा विश्वास जताया है हमारी 196 विधानसभा में। इसी के उपलक्ष्य में हमने अपनी कुसुम क्लिनिक में मिठाई वितरण का खुशी में अपना प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत से समाजवादी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए और भैया जी को हम लोग 196 विधानसभा से फिर खबर सहारनपुर से है, जहां देहात विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी अजब सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इसके साथ ही बसपा पार्टी ने नुक्कड़ प्रत्याशी साहिल खान और सहारनपुर नगर सीट से आम आदमी पार्टी के योगेश दहिया ने भी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। इस मौके पर भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जनता को भय मुक्त बनाया है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है। 2022 में विकास के मुद्दों पे चुनाव होगा, भाईचारे पे चुनाव होगा और जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जनता हिसाब लेगी। 13 महीने जो किसान सड़क पर धरना देकर बैठे रहे, जनता हिसाब लेगी। जो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, जनता हिसाब लेगी उस बेटी का जिसको रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो जनता तैयार बैठी है। 10 तारीख को आपके सारे सवालों का जवाब जनता दे देगी। विकास के मुद्दों पर होगा, भाईचारे के मुद्दों पर होगा और सब समाज की भागीदारी के मुद्दों पर होगा। और मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को सम्मान देने का काम करती है, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अनलाइक समाजवादी पार्टी, जिनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन वो उनको भागीदारी नहीं देना चाहते। 2022 का चुनाव बिल्कुल ही अलग चुनाव है। इसमें बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हैं, बड़े बड़े झलसे नहीं हैं और आप देख रहे हैं कि शायद आम आदमी का चुनाव 2022 का चुनाव है। इस वक्त जनता जनार्दन है और इस बार तो नेताओं को यही ठो नहीं मिल रहा कि जनता को कैसे जुमले सुनाए जाएं, कैसे लोगों को लुभाया जाए और जो भी दरवाजे पर दस्तक करेगा शायद जीत उसी की होगी। और मुद्दे जहां तक हैं वो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बड़े बुजुर्गों की दवाई है, बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई है, बिजली है, इन सभी आम आदमी के मुद्दों पर ये चुनाव है। मुद्दे तो मैं पहले से आपको बताती आ रही हूँ कि यहाँ शहर में बहुत ही ज़रूरी मुद्दे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का है। जो यहाँ कुछ भी इस नाम पे कुछ भी नहीं है, तो हम प्राथमिकता देंगे स्वास्थ्य। खबर बलिया से है, जहां सिविल लाइन चौकी बीएसए आवास पर कवरेज के दौरान चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की, जबकि पुलिस इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने पत्रकार को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और मोबाइल छीनकर कोतवाली ले गए।
बीएस ऑफिस पे मैं कवरेज करने के लिए गया था, बीएस आवास पे गया था कवरेज करने के लिए। तो मैंने उनका बयान ले लिया, सारा बयान लेके निकलने ही वाला था ताकि सिटी मजिस्ट्रेट और सिविल लाइन चौकी इंचार्ज पहुँचे वहाँ पे। सिटी मजिस्ट्रेट पूछे कि आप कौन हैं, तो हम बोले कि भाई अमर उजाला से पत्रकार आए हैं कवरेज करने के लिए। तो कई तरीके से आरोप लगाए, कह रहे हैं कि आप ऑफिस पे जाएंगे कि यहाँ आकर आप वो क्या करते हैं कवरेज करेंगे। बोले सिविल लाइन चौकी इंचार्ज को कि लेकर जाइए आप इन्हें कोतवाली चालान करिए। हम पर आरोप लगा है सिटी मजिस्ट्रेट साहब कि क्या बोलते हैं कि वहाँ पे वसूली करने के लिए गए हैं, अब वहाँ हम कवरेज करने। खबर अलीगढ़ से है, जहां विधानसभा इगलास के गांव पिंजरी में मतदाता दिवस पर मतदाताओं ने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि भाजपा विधायक अपने कार्यकाल में कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए, वो अपने वोट मांगने आते हैं। आगे ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा विधायक हमें कतई नहीं चाहिए जिसको दूसरों का सम्मान करना नहीं आता है। इनका कार्यकाल ऐसा रहा कि ये विधायक बनने के बाद जनता में तो आए ही नहीं, लेकिन इनका शासन प्रशासन के प्रति भी इतना नकारात्मक नज़रिया रहा कि थाना पुलिस प्रशासन से ही, गोंडा थाने की पुलिस या शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी इनका व्यवहार इतना गंदा रहा। बदतमीजी से पेश आते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, खुद पुलिस पर पिटते हैं और पुलिस को पीटने का भी काम करते हैं। ये अब क्या इनका इस बार चुनाव में कैसा माहौल? अब इनका चुनाव में तो ये माहौल रहेगा कि भगवान ने चाहिए तो इस इगलास विधानसभा की जनता इनकी जमानत जब्त करने का काम करेगी और इनको इनकी औकात सिखाने का काम करेगी कि ये विधायक बन गए। पिछली बार राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था, मौका मिल गया इनको, जनता ने इनको वोट दिया इसलिए कि एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में इनको लोग जानते थे कि ईमानदार प्रत्याशी हैं, लेकिन इनको जितना ईमानदार समझा उतना ही ये गद्दार और मतलब जनता के प्रति इन्होंने। गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 दिन से लापता 2 किशोर का शव गांव के बाहर गड्ढे में मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों किशोरों के शव को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां कई दिनों से ये किशोर गायब थे, जहां 15 दिन से लापता बताए जा रहे किशोर, उनका शव गांव के बाहर गड्ढे में मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों किशोरों का शव गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों नाबालिग बच्चे थे और दोनों काफ़ी गरीब परिवार के बच्चे थे, जो लग रहा था कि अपने जीवन यापन के लिए लड़कपन में कहीं बाहर चले गए हैं। हमने दोनों परिवार से बात किया तो कहा कि हो सकता है तो हमारा बच्चा कमाने कैसे 100 गड्ढे में किस प्रकार में मिला है? जिससे सर दोनों हाथ बंधा था और सर पे काफ़ी गंभीर चोट लगी थी। जब हम ग्रामीणों ने हमको सूचना किया तो हम भी मौके पे पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे। क्या नाम है आपका? कल जो शव हैं उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या का प्रतीत होता है और इस पर पुलिस उसी लाइन पर आगे काम कर रही है और कई टीमें एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में लगाई गई हैं, जो कि शीघ्र ही प्रकरण का अनावरण करेंगे। सर, अब इससे पूर्व चौकी पर सूचना दिया गया था, पर उसका कोई परिवार वाले आरोप लगा रहे कि उस पर कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। जी, इसमें सभी पक्षों की जांच की जाएगी, परिवार वालों से भी बात की जा रही है और यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो उसमें की कार्रवाई की जाएगी। परंतु किस प्रकार इतने दिनों तक ये युवक गायब रहे दोनों और परिवारजनों ने थाने पर सूचना नहीं दी किसी को, ये भी एक बिंदु है जिस पर हम आगे छानबीन कर रहे हैं। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी की मनमानी से नवनियुक्त शिक्षक परेशान है। सत्यापन के बाद भी कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन नहीं दिया गया है, लेकिन शिक्षकों को कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते शिक्षक नेताओं की अगुवाई में सभी शांतिपूर्वक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत पर वेतन निर्गत करने का अनुरोध किया गया। वहीं लेखाधिकारी ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लेखाधिकारी को तत्काल वेतन निर्गत करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की जांच अधिकारी से करवाने की बात भी कही है। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि यदि अब वेतन निर्गत करने में लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे नवनियुक्त शिक्षक पीड़ित हैं। हमारे सारे शिक्षकों की अब प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि सत्यापन के बाद ही इनको वेतन दिया जाता है। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल जब तक सत्यापन नहीं हो जाता है विभाग से, तब तक इनको वेतन नहीं दिया जाता है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद
इन लोगों का वेतन आदेश हुआ, अवशिष्ट जितने दिन काम किया था उसका आदेश हुआ। इसके बाद भी हमारे लेखाधिकारी महोदय ने चुनिंदा लोगों को धन लेके और एरियर निकालने का काम किया और बाकी पूरा समूह छोड़ दिया गया है। बार बार उनसे कहा गया कि आप एक साथ सबका निकाल दीजिए या जिस वरीयता क्रम में आपको फाइलें मिली हैं उस वरीयता क्रम में निकाल दीजिए, लेकिन एक नहीं मानी। 10 बार कम से कम हम लोग मिलकर उनसे अनुरोध करते रहे। मामला दरअसल कल भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे शिक्षक आए थे, तो इनका ये है कि एरियर को लेके कतिपय शिक्षकों ने या फिर जो भी है कुछ लोगों ने पैसा किसी से वसूला है और उसके आधार पे आरोप लगाया कि कार्यालय द्वारा पैसे के एवज में भुगतान किया गया। तो ये मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि जो भी एरियर की पत्रावलियाँ आती हैं वो अलग अलग डेट में, जैसे जून जुलाई ये सब आ रही हैं, तो उसको हम लोग बाकायदा उसका परीक्षण करते हैं और जो उसमें से सही भुगतान होता है बजट की उपलब्धता के आधार पर करते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जितनी एरियर की पत्रावलियाँ हों वो एक साथ निस्तारित हो जाएं, क्योंकि जो वेतन का जो बजट होता है उसी से एरियर का भी भुगतान होता है। कुछ शिक्षकगणों ने कहा है कि बेसिक शिक्षा के जो लेखाधिकारी हैं वो अनियमितता कर रहे हैं और आउट ऑफ टर्न कार्य कर रहे हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है तो इसलिए इसकी जांच जो उस संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी हमारे सीनियर टीम है उनसे कराई जाएगी, सीडीओ साहब के देखरेख में। यदि बात सत्य होगी तो कार्रवाई की जाएगी और यदि सत्य नहीं भी होगी तो समस्या कहाँ से आ रही है इसको समझने का प्रयास किया जाएगा, उसको सुलझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। एक 17 साल की नाबालिग को 20 दिन पहले शिक्षिका ने अपने घर पर रामचरितमानस में हुए कार्यक्रम में शामिल किया था, पर नाबालिग अपने घर नहीं पहुंची। जब शिक्षिका से उस बारे में पूछा गया तो मैडम ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद मैडम के खिलाफ परिजनों ने नसीराबाद थाने में तहरीर दर्ज कराई, पर आज तक ना ही युवती का पता पुलिस लगा पाई है और ना ही शिक्षिका पर कोई कार्रवाई की गई है। हमारी लड़की मैडम के यहाँ न्योता खाने गई है, वहाँ से वापस नहीं घर आई। मैडम से पूछे तो मैडम बोलती यहाँ पे आपकी लड़की नहीं आई। सुबह जाके 5 तारीख को 4 तारीख को लड़की हमारी निकली थी। मैडम लड़की को हमारी नहीं पढ़ाती थी, छोटे छोटे आते जाते थे साथ में, उसी स्कूल में हमारी लड़की पढ़ती थी, उसी स्कूल में मैडम पढ़ाती है। और पुलिस के पास गए थे, पुलिस बोला कि जो है हम आपको अंदर कर देंगे अगर कुछ सबूत नहीं है उसकी। तो हम सब डर गए थे, इसीलिए फिर हम कहीं नहीं गए। हम मैडम को मान रहे हैं, मैडम के यहाँ हमारी लड़की गई है, चाहे वो बेच डाली हो चाहे जहाँ भेज दी है, हम मैडम के खिलाफ। खबर गाजीपुर से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर गाजीपुर डीएम कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने ये शपथ ली कि हमारे जनपद में जितने भी मतदाता हैं वो आने वाले चुनाव में 7 मार्च को 100% मतदान करें और हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को, मूल्यों को मजबूत बनाएं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।